स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर पॉइंट में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट, इनसे संबंधित पार्ट 1 30 क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। शेष बचा हुआ भाग जो है पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? ऑप्शन ए आर्थिक विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी अनुपूरक विधेयक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वित्त विधेयक। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसे बजट या सामान्य बजट नाम से भी संबोधित किया जाता है तथा इसमें एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ऑप्शन बी देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, ऑप्शन सी राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू हो। साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रहित में ऐसा आवश्यक बताए जाने पर अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के संदर्भ में तथा अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चौथी अनुसूची। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध एवं 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि? ऑप्शन ए यह भारत में संघ विधानमंडल है, ऑप्शन बी इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ऑप्शन सी यह द्विसदनीय स्वरूप की है, ऑप्शन डी संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 79 संसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष संसद से पृथक होता है।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 80(1) का के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित से 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्यिक विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों को बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधि देना है, जिससे देश को इनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ऑप्शन ए स्थगन, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी कटौती, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कटौती। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती तथा सांकेतिक कटौती। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 बार। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लोकसभा का कार्यकाल अब केवल 1 बार वर्ष 1975 में आपात काल के दौरान 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार आपात उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा तथा घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अपना पद त्याग देते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। संभवतः प्रश्न में त्रुटिवश लोकसभा के स्थगन पर एसएससी ने राज्यसभा अंकित कर दिया था। यह भी संभावित है कि इस त्रुटि के आधार पर इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संसद। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुसार भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। इस उपबंध के अनुसरण में लोकसभा में अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की सब मांगों तथा संचित निधि पर भारित व्यय शामिल होता है। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालिका को विहित उद्देश्यों के लिए धन के खर्च की अनुमति मिल जाती है। चलिए दोस्तों
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर। ऑप्शन बी, अकेले संसद द्वारा। ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा। ऑप्शन डी, आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर ही। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकेले संसद द्वारा। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत अकेले संसद द्वारा किया जा सकता है। ऐसा विधेयक सरकारी या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। मात्र अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1, 7वीं अनुसूची की किसी सूची संसद में सदस्यों के प्रतिनिधित्व अथवा स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु आधे राज्यों के विधानमंडलों की संपुष्टि अनिवार्य है। कुछ उपबंधों जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियाँ, संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 183, ऑप्शन सी 221, ऑप्शन डी 249। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 249। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 550। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 550। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है। इसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 से अनधिक सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यों से लोकसभा के लिए 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 सदस्य एंग्लो भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। मीरा कुमार अध्यक्ष पद पर 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। इनमें लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन लोकसभा और राज्यसभा में 3 वाचन होती हैं। प्रथम वाचन विधेयक पेश करने के साथ अनुमति लेने से संबंधित होता है। द्वितीय वाचन में उसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच होती है और तृतीय वाचन में यदि
कोई संशोधन होता है तो उसे स्वीकृत कर विधेयक का अंग बना दिया जाता है। इसके बाद केवल विधेयक पर अनुमति देने या ना देने की कार्रवाई होती है। विधेयक को इसी रूप में पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए, प्रश्नकाल से पहले का समय। ऑप्शन बी, सत्र का पहला घंटा। ऑप्शन सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ऑप्शन डी, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समाविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल नाम वर्ष 1960 और 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ऑप्शन ए, 45 दिन तक। ऑप्शन बी, 60 दिन तक। ऑप्शन सी, 90 दिन तक। ऑप्शन डी, 365 दिन तक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 दिन तक। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित नहीं रहता है तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, वेतन आयोग। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी, संसद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे संदाय किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए, शून्यकाल। ऑप्शन बी, स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन सी, बजट सत्र। ऑप्शन डी, किसी विधेयक निरूपण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्यकाल। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू होता है। इस काल में कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। ऑप्शन ए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। ऑप्शन बी, राज्यसभा में सदन का नेता। ऑप्शन सी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका वह सदस्य है की कार्रवाइयों में भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। ऑप्शन ए, कार्यपालिका। ऑप्शन बी, न्यायपालिका। ऑप्शन सी, विधानमंडल। ऑप्शन डी, सिविल कर्मचारी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानमंडल। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। बिना विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। ऑप्शन ए, 1954 वर्ष। ऑप्शन बी,
1964, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1984। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1954। हाउस ऑफ द पीपुल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम अपनाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, संसद और संविधान साधन नहीं है। ऑप्शन ए विधिक न्याय के, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय के, ऑप्शन सी आर्थिक न्याय के, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विधिक न्याय के। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में लिखित संविधान एवं जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित संसद की व्यवस्था देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ की गई है। स्वयं संविधान की उद्देशिका में यह तथ्य उल्लिखित है, जबकि नागरिकों को विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन या सत्र में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए बी वाजपेयी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चौधरी चरण सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/10, ऑप्शन डी 1/5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/10। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत प्रत्येक सदन लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य का संख्या का 1/10 भाग होती है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी नागरिक, ऑप्शन डी सिविल सोसाइटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिक। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र का मूलाधार नागरिक होते हैं, अतः लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देने की है। नागरिक या जनता ही लोकतंत्र में अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी MK गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत के प्रथम चिंतक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने पश्चिमी पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने, ऑप्शन डी 12 महीने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीने। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।